हेलो एवरीवन, मैं पद्मा आज लेकर आई हूँ साइबर एथिक्स। आज के टॉपिक के नेम से हम समझ सकते हैं कि ये जो नेम है साइबर एथिक्स, ये बना है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, वो है साइबर प्लस एथिक्स। तो अब हम इन दोनों के मीनिंग्स को देखेंगे। साइबर वर्ड जो लिया गया है वो लिया गया है साइबरनेटिक्स से, जिसका मीनिंग होता है साइंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, यानी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है। वैसे ही अगर हम इथिक्स की बात करें तो हमने इथिकल एजुकेशन हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें उसमें पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है, ये हमें सिखाया जाता है। तो वैसे ही जो इथिक्स का मीनिंग है ये सेम वही है, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड बिहेवियर और मॉरल वैल्यूज दैट वी शुड फॉलो। यानी हमें कौन सा बिहेवियर फॉलो करना है ये हमको इथिक्स बताता है। तो अगर हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो क्या मीनिंग होता है, यानी जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हमें किस तरीके से यूज करना है, साइबर इथिक्स में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, ये हमको क्या सिखाता है, ये हमको बताता है कि हमें किसी और के काम को कॉपी नहीं करना, हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, और हमें प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। अपनी जो भी है, अपनी या किसी फ्रेंड की या किसी रिलेटिव की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखना है। और जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। ठीक है। तो हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं साइबर इथिक्स मीन्स फॉलोइंग द राइट रूल्स एंड बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली व्हेन यूजिंग द इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है। यानी ये हमको गुड मैनर्स सिखाता है ऑनलाइन वर्ल्ड में। ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स वर्ड भी बना है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, जिसे हम समझ सकते हैं दैट इज, एक जो नेट वर्ड है वो लिया गया है इंटरनेट से, और एटिकेट्स सेम एज इट इज है, बस एक स्पेलिंग को हटा देकर वहां पे ई की जगह आई कर दिया गया है। तो इस तरीके से इंटरनेट और एटिकेट्स का कॉम्बिनेशन बना है नेटिकेट। तो नेटिकेट्स में हम क्या देखेंगे कि हमें इंटरनेट के यूज करते समय हमें कौन से एटिकेट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यूज करना है प्रॉपर सैल्यूटेशन एंड सिग्नेचर, यानी हमें प्रॉपरली ग्रीट करना है। जो भी किसी को हम मेल कर रहे हैं या किसी एप्लीकेशन का यूज करके किसी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उसमें प्रॉपर सैल्यूटेशन करना है और सिग्नेचर अपना देना है, यानी अपना नाम बताना है। तो इस तरीके से हमारा पहला ये एटिकेट होगा। दूसरा, हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉपरली सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। सब्जेक्ट लाइन लिखने से हमारा वो मैसेज हमें पहले ही आधा समझ में आ जाता है, मेन कंटेंट हमें समझ में आ जाता है जब हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर अपने मैसेज को बहुत लंबा नहीं रखना, हमें छोटा और अच्छे से समझ में आ जाए उतना ही वो मैसेज रखना है। सिंपल एंड शॉर्ट हम कह सकते हैं। और हमें मैसेज में किसी भी तरह के गलत वर्ड का यूज नहीं करना है, हमें रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है और किसी भी तरह का गलत कहकर किसी को दुखी नहीं करना। फिर हमें उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है और हमें किसी की नकल नहीं करनी है। ओके। देन हमें किसी प्रकार की स्पैमिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, यानी किसी ने भेजा, जैसे कि व्हाट्सएप पे हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि बिना उस मैसेज के बारे में डिटेल जाने बस एक ने फॉरवर्ड किया दूसरे को हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस में इन्वॉल्व नहीं होना। कोई अच्छा मैसेज है उसको आप प्रॉपरली देखकर समझकर उसको फॉरवर्ड करना है। फिर हमें किसी भी मैसेज में लैंग्वेज हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक। तो इसके बाद हमें उस मैसेज में हम इमोट आइकन्स का या हम एक्रोनिम्स का यूज कर सकते हैं। इमोट आइकन्स हम स्माइली का, कभी हम हंसता हुआ चेहरा, बहुत सारे इमोट आइकन्स हमें नजर आते हैं। एक्रोनिम्स में भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है, जैसे LOL है यानी लाफिंग आउट लाउड, बाय द वे के लिए BTW। इस तरह के एक्रोनिम्स का यूज करके हम अपने मैसेज को शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन नहीं देना, यानी किसी भी प्रकार के पिन को, CVV नंबर को, OTP को हमें शेयर नहीं करना ईमेल के थ्रू, या हमारे किसी भी पासवर्ड को हमें ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर नहीं करना है। ठीक है। और
बी टॉलरेंट एंड केयरफुल, इसके लिए हम कह सकते हैं कि सबके व्यूज अलग अलग होते हैं, तो मैसेजेस हमें आते रहते हैं और किस मैसेज पे किस तरीके से रिएक्ट करना है ये हमें सोच समझकर व्यवहार करना है। ओके, तो हमें बहुत शांति से उसको समझकर ही मैसेज को फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट है साइबर इथिक्स फॉर ई कॉमर्स। जैसे कि हम ई कॉमर्स को जानते हैं, ई कॉमर्स यानी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग को हम कहते हैं। जिस प्रकार से हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें हमारे कौन कौन से इथिक्स को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या करते हैं। जैसे कि हम सिंपल मॉल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी आइटम सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए पे करते हैं और जो हम पे कर रहे हैं वही आइटम हम घर पर लेकर आते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम उसको हाथ लगा के नहीं देख सकते, हम डायरेक्ट टू कनेक्ट नहीं कर सकते, हम उसमें केवल सिर्फ उनका फोटो वीडियो देखते हैं और हम वो शॉप करते हैं। तो उसको खरीदने के बाद वो हमें प्रॉपरली वो आइटम आया है या नहीं आया है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारा बराबर से वो चेक होता है। उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे हम मॉल से बाहर निकलते हैं तो वहां सिक्योरिटी गार्ड हमने प्रॉपर पे किया है कि नहीं, बिल चेक करता है। वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग में भी प्रॉपरली सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि रूल्स को फॉलो करता है और जो रूल्स है वो कहलाते हैं साइबर इथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, साइबर इथिक्स इज लाइक बीइंग अ स्मार्ट एंड ऑनेस्ट शॉपर ऑनलाइन। तो हमें एकदम स्मार्टली और शॉपिंग को करते समय ऑनेस्ट रहना है। तो हम किसी भी तरह का के आइटम को, राइट आइटम को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं शॉपिंग वेबसाइट पर। तो साइबर इथिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की वेबसाइट से हम शॉपिंग करते हैं वो ट्रस्टफुल नहीं है तो क्या हम उस शॉप से या हम उस वेबसाइट से कोई सामान लेंगे नहीं। तो इसलिए हमें साइबर इथिक्स यानी उसमें सबसे पहले ट्रस्ट मेंटेन करना है, ट्रस्ट मैटर करता है। सेकंड, हमें किसी की भी प्राइवेसी को हर्ट नहीं करना, किसी की भी डिटेल्स को किसी से शेयर नहीं करना, प्रॉपरली उनके प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, स्ट्रेंजर्स को नहीं देना है। फिर ऑनेस्टली जो आइटम किसी ने लिया है हमको वो प्रॉपरली वो आइटम उसे भेजना है या हम जो लेते हैं उसके बारे में हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर आइटम हमें नहीं आया तो। फिर हम किसी भी लिंक पर ऐसे ही क्लिक नहीं करना क्योंकि बहुत सारे फेक एड्स हमारे सामने इंटरनेट पे हमें नजर आते हैं और उन फेक एड्स में हम अपनी इंफॉर्मेशन देकर बहुत सारा हम नुकसान कर देते हैं। इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करते समय हमें बराबर से सोचना है। ठीक है, फिर अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई स्कैम हो जाता है, गलत प्रोडक्ट आ जाता है तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर हम छोटे हैं तो हम अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शॉप जब हम करते हैं तो सेफली करना है, स्मार्टली करना है और ऑनेस्टली हमें करना है। तो ये ई कॉमर्स में ध्यान रखने के लिए हमारे साइबर इथिक्स है। ओके, अब फ्रॉड क्या है, तो फ्रॉड तो हम उसके नाम से जान सकते हैं कि किसी भी तरह के जो मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो मतलब जानबूझ के किया जाता है, अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई उस गलत काम को करता है तो वो कहलाता है फ्रॉड। ठीक है, तो उसमें वो फ्रॉड किस तरीके का हो सकता है, या तो हम पैसों का कोई फ्रॉड कर सकता है या कोई आइटम गलत देकर या किसी की गलत इंफॉर्मेशन देकर वो फ्रॉड कर सकता है। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड क्यों होते हैं, तो सबसे पहला एक रीजन है क्योंकि एम्बिग्यूटी यानी उसमें क्लियरिटी नहीं है। ठीक, किस तरह की क्लियरिटी, जो भी आइटम है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो बराबर से नहीं लिखे रहते ताकि वो यूजर उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टर्म्स का यूज होता है तो इसके कारण वो क्या होता है, क्लियरिटी न होने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसमें पेमेंट की डिटेल्स भी बराबर से नहीं दी रहती, यानी कि हमें किस तरीके से पेमेंट करना है और कुछ गलत हो रहा है, रिफंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में भी हमें बराबर से देखना है। और इसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस क्यों रहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होता है फेस टू फेस नहीं होता।
तो इससे क्या होता है, हम पर्टिकुलर पार्टी को जिसको हम पे कर रहे हैं हम आसानी से वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये पहला कारण होता है फ्रॉड होने का। नेक्स्ट हम कह सकते हैं हैकिंग या अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये क्यों होता है, तो साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत सारे हैकिंग टेक्निक्स को जानते हैं, जिसमें कि फिशिंग मालवेयर, यानी क्या करते हैं वो लोग अलग अलग तरीके से हमारे कंप्यूटर पे अटैक करते रहते हैं, या हमारे सामने सेम जो भी ब्रांड का नेम रहता है उसमें माइनर चेंजेस करके हमें वो शो करते हैं, जिससे हम उस ब्रांड के चक्कर में उस जगह पर क्लिक कर देते हैं और अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं, और वो डिटेल्स को चुरा कर हमारे को कोई फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो सकता है, अगर उसमें सिक्योरिटी सेटिंग्स बराबर नहीं है हमारे मोबाइल में या हमारे कंप्यूटर में, तो ये हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड रहा, तो हो सकता है पासवर्ड बहुत पुराना हो गया, या हम कह सकते बार बार चेंज नहीं करते, या उसमें हमने बराबर से सारे कैरेक्टर्स या हम कह सकते स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं बनाया, तो इससे हैकिंग बहुत आसान हो जाती है। फिर लीगल लूप होल्स, क्योंकि ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा है और लीगली वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, तो साइबर क्रिमिनल्स को बहुत फ़ायदा मिल जाता है। इसके कारण वो ब्रेक करते हैं रूल्स को और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। सबसे मेन कारण है कि जो ये ऑपरेट करते हैं ये ऐसी कंट्री से ऑपरेट करने लग जाते हैं जहाँ पे उनको पनिशमेंट बहुत कम होती है, और वहां से उनको पनिश करना, उस कंट्री में उनको पनिश करना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर अब किस किस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं हम उसको जान ले। सबसे पहले मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी इसमें क्या करते हैं, हमारे सामने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की होती है। फिर उसमें क्या होता है, गलत तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में और बायर्स को मिसलीड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं, वो हमारे सामने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, जेन्युइन ब्रांड का दिखाते हैं, बट वो हमें जब सेंड करते हैं वो लो क्वालिटी का या फेक हमें सेंड कर देते हैं। फिर उसकी जो रिफंड पॉलिसी है किसी किसी प्रोडक्ट की अनफ्रेंडली होती है, यानी नो रिफंड होता है और नो टर्न होता है, यानी हम उसमें कोई अपने सामान को रिटर्न नहीं कर सकते, और रिटर्न नहीं हो रहा तो रिफंड भी नहीं होता। तो ऐसे कुछ कुछ साइट्स होती है, तो हमें बराबर से रिफंड पॉलिसीज को चेक करके ही आइटम को परचेज करना होता है। फ्रॉडुलेंट पेमेंट, अब इसमें क्या करते हैं, बहुत से लोग हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा कर पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट करने के बाद उनको डिटेल्स दे देते हैं किसका, जिससे भी वो स्टोल किया गया है या वो कार्ड किसी और के पर्सन से, और इस तरीके से वो पेमेंट करके दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब चैरिटी फ्रॉड यानी क्या, बहुत सारे आप ऑनलाइन देखते हैं कि चैरिटी मांगते रहते हैं, और उस चैरिटी में बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो बनाए गए, सिर्फ दिखावे के लिए, पर्सनल गेन के लिए वो चैरिटी का दिखावा करते हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए हमें ऐसे जगह पे बहुत सोच समझ के डोनेशन देना चाहिए। वो हमें ट्रिक करने के लिए, हमारे से पैसे लेने के लिए इस तरीके के फ्रॉड्स करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को बचाना है ई कॉमर्स फ्रॉड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपनी शॉपिंग सिक्योरली करनी है, यानी हमें जहाँ पर भी पब्लिक वाईफाई है उसको यूज न करते हुए हमें अपने ही डेटा का यूज करके या अपने सिक्योर नेटवर्क का यूज करके ही शॉपिंग करनी है। फिर हमारे अपने जो भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, जो भी उसमें हमारे डेटा या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहना चाहिए, ताकि कोई भी मालवेयर वहां पे ऐड ना हो सके। ठीक है, फिर उसमें हमें किसी भी सिक्योर्ड ई कॉमर्स से शॉपिंग करनी चाहिए। ऐसी किसी भी वेबसाइट्स पे जाकर हम शॉपिंग नहीं करना चाहिए जहाँ पे भी जो सिक्योरिटी की लेयर्स है, बराबर से टीएलएस है, एसएसएल यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड लेयर सिक्योरिटी है, उन पे ही हमें ये शॉपिंग करनी चाहिए। क्योंकि बिफोर अगर हम एंटर कर रहे हैं, अपना कोई भी डिटेल एंटर कर रहे हैं, तो हम यूआरएल को चेक कर ले कि वहां पर
लॉग बना हुआ है कि नहीं, या HTTPS लिखा है कि नहीं। HTTPS रिप्रेजेंट करता है हमारा सिक्योर्ड नेटवर्क को, ठीक है, इसलिए ध्यान देना कभी भी। कीप इट ऑनलाइन यानी अपनी डिटेल्स को, कभी भी पर्सनल डिटेल्स को नहीं देना है किसी और को, ठीक। फिर रीड द वेबसाइट्स रिफंड पॉलिसी, क्योंकि रिफंड पॉलिसीज को बराबर से रीड करके ही हमें अपने उस परचेज को करना है या आइटम को लेना है, ठीक है। तो और हमें ग्रामर भी चेक करना है। जो फिशिंग वेबसाइट्स होते हैं वहां पर मोस्टली ग्रामेटिकल एरर होती है, ठीक है। और जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको चैरिटी करने में इंटरेस्ट है तो आप प्रॉपर से उसका बैकग्राउंड चेक करके ही चैरिटी करना। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक, दैट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी हम उसके नेम से समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की डिटेल्स किसी को भी देते नहीं रहना है, यानी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमें सेफ रखना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। और अनजान व्यक्ति से तो बिल्कुल भी नहीं कि वो हमारे को नुकसान पहुंचा सके। तो जब वो प्राइवेसी रहेंगी तो हमारा डेटा भी सिक्योर्ड रहेगा और आइडेंटिटी भी सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है। तो प्राइवेसी को हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन को कोई भी ले ना सके, और ये हमारा राइट है। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये हमको राइट प्रोवाइड करता है कि हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को कौन यूज कर सकता है, ठीक। तो ई कॉमर्स कैन बी पर्टिकुलरली अफेक्ट द प्राइवेसी राइट्स एंड पर्सनल डेटा ऑफ ए इंफॉर्मेशन। तो क्या करता है, ये हमारे पर्सनल डेटा, हमने देखा है कभी भी हम वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपका नेम और ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर जरूर लेते हैं। तो ये उनका काम है कि हमारे पर्सनल डेटा को किसी भी पर्सन को ना दे, ठीक है। तो अगर हमारा वो पर्सनल डेटा कहीं पर भी जा सकता है तो हमारी वो इंफॉर्मेशन भी शेयर हो सकती है। अगर हम किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन शेयर होने से हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये वेबसाइट्स का काम भी होता है कि वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। तो हम अपनी प्राइवेसी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे गार्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है, ऐसा पासवर्ड जो कोई आइडेंटिफाई ना कर सके, गैस ना कर सके। फिर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करना है। फिर हमें किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना बिना सोचे समझे, और किसी भी तरह की जो पॉपअप विंडो होती है वहां पर भी क्लिकिंग नहीं करनी, ठीक है। प्राइवेसी सेटिंग को चेक करते रहना है, बराबर से सिक्योर है या नहीं, प्राइवेट है या नहीं, ठीक है। और किसी से भी अनजान से बात नहीं करनी ऑनलाइन। ज्यादातर अनजान लोगों से बात करने के बाद ही हम फंस सकते हैं, ठीक है। तो और कौन-कौन से फ्रॉड हो सकते हैं इंटरनेट पे, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं साइबर थेफ्ट। इसके नेम से हमें पता चलता है कि जो भी हम ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं उसकी हेल्प से, या कहेंगे ऑनलाइन अकाउंट को हैक करके वो आइडेंटिटी को, हमारे हमारे इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। ये इस तरीके के ऑनलाइन जो हमारा कंप्यूटर से चोरी होती है वो कहलाता है साइबर थेफ्ट। इससे हमें कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं, वो हमारी मनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे पर्सनल डेटा को चुरा के हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और पासवर्ड जान के तो वो पता नहीं है हमारे क्या-क्या इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये हैकिंग करके उनके लिए पॉसिबल होता है, और ज्यादातर ये चीजें पॉसिबल होती है शॉपिंग अकाउंट के इससे, जहां से उनको हमारी पेमेंट डिटेल्स मिल जाती है और वो हमें फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट, जो कि होता है हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी को चुराकर वो हमारा नाम प्रिटेंड करके वो किसी प्रकार के फ्रॉड करते हैं और हमें फंसा देते हैं उस पर्टिकुलर फ्रॉड में, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी हमें क्लिक नहीं करना, कहीं पर भी अपने फोटो को और अपने नेम को सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें अपलोड नहीं करना ही, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे हम जब अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं तो हमें बराबर से उसकी टर्म्स कंडीशन को चेक करके ही वहां पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, हमेशा डेटा को हमको देखना है कि बराबर से ट्रांसमिट बराबर सिक्योरली हो रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ऑथेंटिकेट करके कि वो
पर्टिकुलर डेटा ऑथेंटिकेट है कि नहीं। ऑथेंटिकेट कैसे होगा कि अगर हम प्रॉपरली पासवर्ड डालेंगे तो कोई भी पहचान सकता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेट पर्सन है। तो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन की हेल्प से हम सिक्योरली उस डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को कितना ऑथराइजेशन दिया गया है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो अलग अलग डेजिग्नेशन के हिसाब से पर्टिकुलर वेबसाइट में वो पर्टिकुलर वेबसाइट वेब पेजेस को इंटरेक्ट कर सकते हैं। सारे वेब पेजेस हर किसी एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो नेक्स्ट है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी हमें अपने इस पे फायरवॉल का यूज करना है जो कि हमें डिटेक्ट करके बताता है कि किसी तरह की कोई भी मिस्टीरियस एक्टिविटी या हम कह सकते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, और वो अगर ऐसी होती है किसी प्रकार की एक्टिविटी तो हमें अलर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इस तरीके के डिटेक्शन सिस्टम को हमें यूज करना है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, फिर डेटा ट्रांसमिशन करते समय हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर होने के लिए हम यूज कर सकते हैं टेक्निक का, दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। इस क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हम अपने डेटा को हाइड करते हैं। कैसे हाइड कर सकते हैं? सीक्रेट कोड्स का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो अपना डेटा पहुंचा सकते हैं, ताकि वो सीक्रेट कोड को उसको अनलॉक करके, अब सीक्रेट कोड बना लिया है तो उसके साथ एक की भी हमें देनी होती है, और उस की की हेल्प से वो जो दूसरा व्यक्ति है उसको अनलॉक करके हमारे डेटा को रीड कर सकता है और समझ सकता है। तो इस तरीके से भी हम अपने डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकते हैं यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है HTTPS प्रोटोकॉल, जिसमें हम देखेंगे कि जो वेबसाइट होती है जो HTTPS है तो वो हमारे डेटा को सिक्योर करती है जब हम हमारे पासवर्ड को और पेमेंट डिटेल्स की एंट्री करते हैं। तो हमें अधिकतर चेक करना है कि हमारा जो डेटा है हम वो बराबर से वेबसाइट में डाल रहे हैं कि नहीं, वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे पासवर्ड एंड पिन नंबर। सबसे पहले बात तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑनलाइन शेयर नहीं करने का भी इस चीज को ध्यान रख के ही काम करना, और जब भी हम पासवर्ड यूज करते हैं तो हमें वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है। ठीक है, और अपनी डिटेल्स किसी को शेयर नहीं करनी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इज एंटीवायरस। हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए एंटीवायरस भी अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर ये हमारे डेटा को किस तरीके से हार्मफुल फाइल से प्रोटेक्ट कर देता है। अदर इथिकल इश्यूज जो हम फेस करते हैं उसके लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे सबसे पहले जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से या IPR के नाम से जाना जाता है, जो कि पर्सन की क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन को प्रोडक्ट करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वो पर्सन का कोई भी डेटा या आइडिया को कोई चुरा ना सके विदाउट उसकी परमिशन के। ठीक है, तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो कि इन्वेंशन, लोगोस जैसे बहुत से हम देखते हैं कि हर एक कंपनी एक अपना एक यूनिक लोगो बनाती है। हम बहुत से ब्रांड्स जानते हैं, कपड़ों के ब्रांड्स में, जूते के ब्रांड्स में हम जानते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर लोगो है, तो वैसे उस लोगो को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता या उस नेम को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके के जो अंडर में आते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर। और कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? जैसे कि बुक्स है, सॉन्ग्स है, मूवीज है, तो इनकी कोई भी कॉपी ना कर सके विदाउट परमिशन। ठीक है, तो ये भी हमारे कहाँ आता है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में आता है। तो इस तरीके से ये हमारे जो इथिकल इश्यूज से हमें बचाने के लिए हमारा ये IPR को जनरेट किया गया या क्रिएट किया गया है। तो ये हमारे डेटा को कॉपी करने से प्रिवेंट करने के लिए है, या हम कह सकते हैं किसी भी क्रिएटर के डेटा को किसी तरीके से कॉपिंग से बचाने के लिए है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें अदर पर्सन की क्रिएटिविटी को रिस्पेक्ट देना है और कॉपी नहीं करना है, और अगर हम किसी का कॉपी करते हैं तो उसे क्रेडिट भी देना जरूरी है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये भी एक तरीके की चोरी है जिसमें कि विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर को जब हम इलीगली, तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम कहेंगे सॉफ्ट लिफ्टिंग,
इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट लिफ्टिंग में क्या, जब हम एक किसी पर कॉपी को परचेज करेंगे और उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करेंगे, ये आ जाता है सॉफ्ट लिफ्टिंग में। ठीक है, हमने परचेज तो किया है लेकिन एक के हिसाब से और उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किया। जैसे कि एग्जांपल में कोई गेम हमने खरीद लिया और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में भी उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, फिर आता है काउंटर फिटिंग। ठीक है, इसके नेम से हमें क्या पता चल रहा है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, फेक कॉपीज बना रहे हैं सॉफ्टवेयर की, बिल्कुल जो कि रियल की तरह लगती है और उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर होती है विंडोज 10 के सीरीज जो होती है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं मिलता, बट इस तरीके की उसकी फेक कॉपीज बनाई जाती है और उनको सेल किया जाता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम इलीगली जब अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो आ जाता है, ये भी एक पायरेसी के अंतर्गत आता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि वीडियो एडिटिंग ऐप होते हैं पेड वाले, तो हम उसको कैसे यूज करते हैं, फ्री, उसको डाउनलोड करके फ्री यूज करते हैं अनऑफिशियल वेबसाइट से उनका यूज करके। फिर ओईएम बंडलिंग। ओईएम बंडलिंग में क्या होता है, जब हम एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके कुछ जो सॉफ्टवेयर वो सेपरेटली सेल किए जाते हैं, तो ये इस तरीके की जो होती है पायरेसी वो कहलाती है ओईएम बंडलिंग में। ठीक है, अलग से सेपरेटली उनको इंस्टॉल नहीं करना होता है, और जो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑलरेडी न्यू लैपटॉप्स में प्री इंस्टॉल्ड हमें मिलता है। फिर हार्डवेयर डिस्क लोडिंग, इसमें क्या होता है, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, कहाँ पर, हमारे न्यू कंप्यूटर पे, उसको सेल करने के पहले। ठीक है, फिर होता है रेंटिंग। इसमें क्या होता है, बिना लाइसेंस को खरीदे उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है, और किससे, बिना परमिशन के। तो ये होता है रेंटिंग तरह की सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पायरेसी है, ये अगर हम कंबाइनली देखें तो एक तरीके से चोरी ही है, तो इस तरीके का काम नहीं करना है। फिर प्लेगरिज्म, तो ये भी एक चीटिंग है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइबर इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको इन सब को अवॉइड करना है। प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी के और के काम को अपना काम बता देना। ठीक है, और वो क्रेडिट उसको ना देना और अपने आप वो क्रेडिट को ले लेना, तो ये होता है एक तरीके से चीटिंग। जैसे कि हम कॉपी करते हैं होमवर्क, अधिकतर बच्चे जो करते हैं, क्या करते हैं, स्कूल का होमवर्क अपने फ्रेंड से कॉपी करते हैं, तो इसमें भी हम डिफरेंट टाइप देखते हैं। तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म यानी सेम वर्ड टू वर्ड जो कॉपी करते हैं वो होता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। ठीक, नेक्स्ट है सेल्फ प्लेगरिज्म। अगर हमने कोई अपना पुराना काम करके रखा है और हमें फिर असाइनमेंट देना है, तो उसी काम को हम फिर से अपना नया तरीके से ना करके हम उसी काम को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो आ जाता है सेल्फ, हमने अपने ही काम को कॉपी कर लिया। फिर आता है पैचवर्क प्लेगरिज्म, यानी हम डिफरेंट डिफरेंट पीसेस को अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, तो ये आ जाता है पैचवर्क प्लेगरिज्म में, यानी हाँ मोजेक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ सेंटेंस हमने बुक से लिए, कभी कोई दूसरी बुक से लिए और उनको मिक्स करके एक ऐसे को रेडी कर दिया। ठीक है, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म, इसमें क्या होता है, सिर्फ हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को चेंज कर देते हैं उनके सेम मीनिंग वाले को, और उनको बिना क्रेडिट दिए हम अपना वर्क बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम विकिपीडिया पे देखते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स हमें सब मिल जाते हैं, और उन्हीं वर्क को हम अपना नाम बता के उसमें चेंज कर दिया, तो वो कहला जाएगा पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। ठीक है, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, यानी हम कॉपी तो कर लिया हमने अपने काम को, लेकिन हमने कहाँ से किया वो हमें याद ही नहीं है, तो इस कारण भी वो एक तरीके का फ्रॉड ही होता है। तो ये इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेगरिज्म है जो हम टाइप्स देख रहे हैं ये। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कैसे बचना है प्लेगरिज्म से। तो हमें अपने वर्ड्स में लिखना है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम किसी का यूज करते हैं तो हमें उसको क्रेडिट देना है कि ये किसी और का आइडिया है, हमें ये इन्फॉर्म करना है। ठीक है,
और वो जब हम इन्फॉर्म करते हैं तो हमें उसको कोटेशन के अंदर लिखकर ये बताना है कि ये किसी और का वर्क है। फिर है चेक योर वर्क, तो हम उसके लिए टूल्स का यूज कर सकते हैं कि हमने किसी और का वर्क तो कॉपी नहीं किया है, उसकी हेल्प से हमको पता चल सकता है। अपने वर्क को हमें प्लान करना है और हमको अपने काम तक टाइम से पहुंचने के लिए हमें समय से स्टार्ट करना है। तो डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमारी क्रिएट की हुई है, ऑनलाइन हमने क्रिएट की है, वो डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम हमारी एक साइकिल होती है, वो हमारी कहलाती है, हमारी कार हमारी होती है। लेकिन ये कंप्यूटर के वर्ल्ड में, इंटरनेट के वर्ल्ड में डिजिटल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? जैसे ई बुक्स है, ये एक तुम्हारी डिजिटल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। फोटोज और वीडियोज होते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है ये वीडियो यूट्यूब पे, मैंने ये मेरी डिजिटल प्रॉपर्टी है। ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, ये हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। गेम आइटम्स कहेंगे तो इसमें वर्चुअल आइटम्स इन गेम्स लाइक स्किन, कॉइन्स और कैरेक्टर जो होते हैं, ये हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसमें कि हम गेम खेलते हैं तो हमें कॉइन्स मिलते हैं, ये हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट यानी जो हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं, ये हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। सॉफ्टवेयर एंड एप्स जो हमने बनाए हैं, वो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अगर इसे हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस राइट मीन्स ओनली द ओनर कैन यूज, सेल और शेयर देयर डिजिटल प्रॉपर्टी। ठीक है। इससे राइट से क्या होता है? ओनर दे सकता है। जैसे कि हम इन जनरल भी जानते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है, अगर हमारा एक बाइसिकल है तो हम बेच सकते हैं, उसे कोई दूसरा नहीं बेच सकता। विदाउट परमिशन अगर हमने किया तो वो कहलाती है, क्या हो जाएगी? वो एक तरीके से प्लेगरिज्म हो जाएगा। क्या हो सकता है? साइबर थेफ्ट हो जाएगा या आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम इस तरीके के हम फ्रॉड्स में फंस सकते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है। तो ये हम अपने राइट का यूज कर सकते हैं, जिसकी भी वो डिजिटल प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो अगर हमने कोई एग्जाम्पल में देख लें कि एक सॉन्ग बनाया है, उसको अपलोड किया है, तो उसको कोई डाउनलोड नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डिजिटल प्रॉपर्टीज में हमें किस किस तरीके के थ्रेड्स मिल सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में देखेंगे कि यह हमारे क्रिएशन जो रहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? पेटेंट दे सकते हैं। ठीक है। डिजिटल इन्वेंशन को हमारे पेटेंट बता देंगे, उसको यूनिक ऐप बता देंगे। किसी भी तरीके का अल्गोरिथम हमने बनाया है तो उसको हम पेटेंट बना देंगे। फिर ट्रेडमार्क, उसको हम अपना एक ट्रेडमार्क दे देंगे। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं हमारे डिजिटल प्रॉपर्टी को। ओके। नेक्स्ट है कॉपीराइट। तो हम अपने डिजिटल कंटेंट को क्या कर सकते हैं? कॉपीराइट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी उसे कॉपी ना कर सके, विदाउट परमिशन उसको सेल भी ना कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट यानी स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी इलीगल कॉपिंग करने का काम जो करता है हमारे डिजिटल कंटेंट को, तो हमें पता चल सकता है। इसका यूज भी हम कर सकते हैं डीआरएम का, अपने प्रॉपर्टी को या हम अपने डिजिटल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो डिजिटल प्रॉपर्टी को रोकने के लिए किस किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं, कौन से वे है, हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो हमें टेक्निकली रोकना है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसे रोक सकते हैं। तो इलीगली कॉपी नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी का। तो जिसमें हमने एग्जांपल देखा डीआरएम का, हम एनक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं। जो हमारी डिजिटल फाइल्स है उनको लॉक कर दे सकते हैं। ठीक है। अनऑथोराइज पर्सन को उसको यूज नहीं दे सकते। वाटर मार्किंग कर सकते हैं अपने मार्क्स या जो भी हमने क्रिएट किया है, तो हम पीछे वाटर मार्क्स बनाकर अपने उस कंटेंट को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। फिर लीगल प्रोटेक्शन के थ्रू भी हम अपने प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे को जो क्रिएटर को ये हेल्प करता है किसी तरीके के भी थेफ्ट से बचाने के लिए। पेटेंट, ट्रेडमार्क जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। तो ये डिजिटल या ये कह सकते हैं ये लीगल प्रोटेक्शन है डिजिटल प्रॉपर्टी का। थर्ड है कंट्रोल शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। इसमें क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर क्रिएटर होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका जो सॉफ्टवेयर कोड है किस तरीके से शेयर किया जा सकता है, ताकि वो केवल
चोरी ना किया जा सके, मिसयूज ना किया जा सके। तो ये कैसे हो सकता है? ओपन सोर्स लाइसेंस का यूज करके कर सकते हैं, या हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर से का यूज करते हैं जिसमें कि कोड्स को हिडन रखते हैं कि कोई उसे कॉपी ना कर सके। और सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट भी वहां पे रहता है जिसमें हम मस्ट एग्री पे जब क्लिक कर देते हैं तो वो वाला प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रॉपर्टी को बचाने से हमें हेल्प करती है। ओके, तो इस तरीके से हम अपने डिजिटल प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। ओपन सोर्स फिलोसॉफी, अब ये क्या होता है ओपन सोर्स? तो इसकी डेफिनेशन से ही हम देख सकते हैं कि ओपन सोर्स फिलोसॉफी इज द आइडिया दैट सॉफ्टवेयर नॉलेज एंड क्रिएटिव कंटेंट शुड बी फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है सभी के लिए, जिसको कि मॉडिफाई भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है और चाहे तो शेयर भी कर सकता है। और ये किस चीज का प्रमोशन करता है? कोलैबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन। यानी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग, मल्टीपल पर्संस लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनके सभी के आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर वो है सही तो उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है और इनोवेट भी किया जाता है। तो जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होती है, तो हम इसके एडवांटेजेस भी ऐसे देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन से हम इसके एडवांटेजेस भी समझ सकते हैं। सबसे पहला, फ्रीडम टू यूज, एनीवन कैन यूज इट। ओके, सेकेंडली, फ्रीडम टू स्टडी एंड मॉडिफाई, अगर इसको स्टडी करना है तो स्टडी भी कर सकता है, अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकता है। फिर शेयर भी कर सकता है क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ये शेयर भी कर सकता है। शेयर यानी हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। और कोलैबोरेट एंड कम्युनिटी, यानी मैंने कहा कि मल्टीपल लोग इसको यूज कर सकते हैं और डेवलपर्स लोग इसको यूज करते हैं अपने ओपन सोर्स की हेल्प से। वो अपना टुगेदरली वो अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम हर एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो लाइनेक्स ओएस देखेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है कंपनीज को, स्कूल्स को और डेवलपर्स को। एंड्रॉयड में देखेंगे कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वो भी ओपन सोर्स है। फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है वो भी एक ओपन सोर्स है, अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम उसमें एप्लीकेशन में कर सकते हैं। विकिपीडिया जो एक फ्रीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ के पीपल्स लोग, मल्टीपल लोग उसको देखते हैं और उसको बिल्ड करते रहते हैं। और ब्लेंडर एक 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है और जो कि गेम डेवलपर और आर्टिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, कौन कौन किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है। जैसे अभी हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखा, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर का हम यूज कर रहे हैं। तो ओपन सोर्स तो सबसे पहली बात वो सभी के लिए अवेलेबल है, सभी को इसको मॉडिफाई कर सकता है, शेयर कर सकता है। और क्या करता है, वो प्रमोट करता है कोलेब्रेशन को और फ्री एक्सेस को। ठीक है, एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, लाइनेक्स है, फायरफॉक्स है। नाउ द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हुए चलेंगे ओपन सोर्स और फ्रीवेयर। तो ये कंप्लीटली फ्री तो है पर इसके कोर्स अवेलेबल नहीं होते मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसको यूजर डाउनलोड कर सकता है पर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक, जैसे कि एडोबे रीडर होता है, स्काइप सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको यूज कर सकता है, बस उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जूम सॉफ्टवेयर में भी हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज शेयरवेयर। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जो कि फ्री मिलता है फॉर लिमिटेड टाइम। और उसमें हम कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे देखते हैं कि उसके फीचर्स भी लिमिटेड दिए जाते हैं, बट ये कंप्लीटली ट्राई करने के लिए हमें देता है या यूजर को देता है। और उस कुछ लिमिटेड टाइम के बाद यूजर को पे करना होता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो एग्जांपल में हम दे सकते हैं कि एडोबे फोटोशॉप, उसका जो ट्रायल वर्जन है वो 7 डेज के लिए हमें फ्री यूज करने देता है, उसके बाद हमें पे करना होता है। ठीक है, नाउ क्लोज सोर्स कह लो या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कह लें, तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर होता है और इसका सोर्स कोड हिडन होता है। उसमें पर्सन या हम कह लें कि सारे लोग उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और उसको शेयर भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को हम शेयर नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम शेयर नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट इज प्रीमियम सॉफ्टवेयर। तो प्रीमियम सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे
कि प्रीमियम सॉफ्टवेयर के बेसिक वर्जन हमें फ्री होते हैं, बट उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड पेमेंट करनी होती है। जैसे कि मोस्टली मोबाइल ऐप्स और गेम्स में हम देखेंगे कि हम गेम्स की बात कर लें पहले, तो हम उसमें कुछ गेम्स खेल सकते हैं। कोई अगर हम कार वाला गेम खेल रहे हैं, तो हम उसके बेसिकली उस कार गेम में रेसिंग में पार्टिसिपेट करते समय हम कोई कार यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ पर्टिकुलर कार की रिक्वायरमेंट है या हम चाहते हैं कि हम उस कार का रिक्वायरमेंट यूज़ करें, तो ऐसे समय में हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो इस तरीके से प्रीमियम सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। वो अगर हम देखें शेयरवेयर के साथ कंपेयर करके, तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में हमें पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल होता है 7 डेज़ के लिए ओनली। लेकिन उस 7 डेज़ के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं ओनली आफ्टर पेइंग द अमाउंट। ओके, बट प्रीमियम सॉफ्टवेयर में हम कंप्लीटली गेम को यूज़ कर सकते हैं या उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम प्रीमियम सॉफ्टवेयर को दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने स्पॉटिफाई यूज़ किया, स्पॉटिफाई के बेसिक वर्जन को तो हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें हमें एड्स देखने को मिलती है। बट अगर हमने स्पॉटिफाई के वर्जन्स को कुछ परचेज किया, तो हम विदाउट एड्स भी देख सकते हैं। वैसे ही यूट्यूब तो बेसिक पार्ट को हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रीमियम ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल होते हैं। फिर ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर का डिफरेंस देख लेते हैं हम उनके मेन पॉइंट्स पर। मेन फोकस किसका होता है ओपन सोर्स का? कोलैबोरेशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी बहुत सारे लोग कंबाइन होते हैं और उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर को फ्रीडम देता है और राइट्स भी देता है। नाउ प्राइस कैन बी फ्री और पेड, और जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली फ्री होता है। रिस्ट्रिक्शन हम कहें तो ओपन सोर्स में सम लिमिटेशंस होती है, डिपेंड करता है लाइसेंस पे, जबकि फ्री सॉफ्टवेयर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो फिलोसॉफी है दैट वर्क्स ऑन प्रैक्टिकलिटी एंड टीम वर्क पे, वेयर एज फ्री सॉफ्टवेयर वर्क ऑन डिजिटल फ्रीडम। दोनों के हम एग्जाम्पल देख लें कि एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लिनक्स देखेंगे जो कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट एनीवन कैन इम्प्रूव। ठीक है, एंड्रॉइड जो है वो ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस उसके सम फीचर्स है वो गूगल से कंट्रोल होते हैं। वहीं फायरफॉक्स एक फ्री वेब ब्राउजर है विद ओपन सोर्स कोड से। ठीक, अब फ्री सॉफ्टवेयर के भी हम एग्जांपल देख लें जिसमें कि हम GNU लिनक्स है जो कंप्लीटली फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है। लिब्रे ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अल्टरनेटिव है, ठीक, तो हम उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। वहीं पर एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज GIMP एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक, अब हमें 2 पॉइंट्स नोट करके रखने हैं दैट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स। ठीक है, जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वे ऑलवेज ओपन सोर्स होते हैं, बट जो ओपन सोर्स होते हैं वो ऑलवेज फ्री नहीं होते हैं। हम इसके दूसरे पॉइंट से ये बात को समझ सकते हैं। ठीक, वहीं पर फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं मेनली वर्क्स ऑन फ्रीडम, वाइल ओपन सोर्स मेनली वर्क्स ऑन कोलैबोरेशन, यानी वो टीम वर्क पे इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स मॉडल जो होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन प्रिंसिपल है वो है ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट पे वो फोकस करता है। ठीक है, अब हम उसके मेनली उसकी स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन को देखेंगे कि क्या है। तो इसमें जो होता है, जो ओपन सोर्स होता है उसकी जो मेन की क्राइटेरिया जो होती है वो डिफाइन किया गया है OSI और FSF से, जो कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव एंड फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन उनका फुल फॉर्म है, हम कह सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है वो इनको इंश्योर करती है कि वो फ्री है, कोलैबोरेटिव है कि और एक्सेसिबल है कि नहीं। अब हमने ये जो देखा है इस पर ही ये 6 क्राइटेरिया को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। जो हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स की, तो ये पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए, उसको पब्लिकली देखा जा सके, मॉडिफाई किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके, इस बात पे ये वर्क करता है। और ये जो वर्क है किसके द्वारा होस्ट होता है? ये वर्क गिटहब गिटलैब द्वारा होस्ट किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल है उसके गिटहब और गिटलैब। ठीक है,
तो लिनक्स कर्नल है जो कि अवेलेबल है, ओपनली अवेलेबल है गिटहब में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फ्रीडम टू मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो मॉडिफाई भी यूजर कर सकता है, उसको फ्रीली वो अवेलेबल हो, शेयर कर सके, उसमें चेंजेस करके उसको शेयर भी करने का, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कौन यूज कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है और कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं कि फायरफॉक्स है जो कि डेवलपर उसको कस्टमाइज करता है और अपने उस कस्टमाइज वर्जन को शेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया दैट इज ओपन लाइसेंसिंग। अब इसके नेम से पता चल रहा है कि जो ओपन सोर्स लाइसेंस है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, जो भी लाइसेंस है वो अप्रूव्ड होना चाहिए ओपन सोर्स लाइसेंस से। और ये जो है फ्रीली यूसेज करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये लाइसेंस फ्री होना चाहिए। तो इसमें जो एग्जांपल है HTTP सर्वर इज लाइसेंस अंडर द अपाचे लाइसेंस 2.0 अलाउइंग अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, ठीक है। तो ओपनली वो लाइसेंस भी अवेलेबल होना चाहिए जो कि वो हमें फ्रीली यूज करने के लिए और मॉडिफिकेशन रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को भी अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रीजन हो, कोई भी प्रोफेशन का हो और उसका कोई भी पर्पस हो, ठीक है। इसका कमर्शियल भी यूज हो सकता है, इसका एजुकेशन में भी यूज हो सकता है, कोई भी। तो एग्जाम्पल हम इसको MySQL को देख सकते हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा भी यूज होता है, बिजनेसमैन के द्वारा भी, और रिसर्चर्स भी इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसमें किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये लाइसेंस कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर को भी रिस्ट्रिक्ट ना करे और सॉफ्टवेयर को भी रिस्ट्रिक्ट ना करें। फिर ये हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटेबिलिटी भी देता हो, यानी हमारे हर प्लेटफॉर्म पे वो वर्क करे। तो एग्जाम्पल के लिए लिब्रे ऑफिस है, वो विंडोज में भी वो होता है, लिनक्स में भी हम उसको रन कर सकते हैं और मैक ओएस में भी हम उसको विदाउट रिस्ट्रिक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का ये मतलब होता है। फिर ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि क्योंकि हम सबको अवेलेबल करा रहे हैं, ओपन सोर्स है, तो कोई भी ओपनली इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और पब्लिक इशू ट्रैकिंग में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम में, और वर्जन कंट्रोल के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और जो ओपन सोर्स जो क्राइटेरिया है वो एनकरेज करता है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग को। वहां पे बहुत सारे लोग अपने व्यूज देते हैं और उनके डिसीजन मेकिंग को एनकरेज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके ये क्राइटेरियाज को कह सकते हैं। फाइनली हम कह सकते हैं अ ट्रू ओपन सोर्स मॉडल अलाउज या फॉलोज प्रिंसिपल टू एंश्योर फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन। और ये 6 क्राइटेरिया हमको हमेशा ध्यान रखना है, ये ओपन सोर्स क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से हम ओपन सोर्स मॉडल को बता सकते हैं, उनके बेसिक प्रिंसिपल को, ठीक है। नेक्स्ट कहेंगे हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे उसको शॉर्ट में कहा जाता है फॉस। इसके नेम से भी हम बता सकते हैं कि वो फ्री भी है और ओपन भी है, ठीक है। और फ्री कहने फ्री टू यूज और ओपन फॉर मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज है। इसमें दोनों के फीचर्स को कंबाइन किया गया है, फ्री सॉफ्टवेयर के और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, ठीक है। ये हमें फ्रीडम भी दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी और कोलैबोरेशन की भी हमें छूट दे रहा है। तो अब हमें इसे डिफाइन करना हो तो क्या कह सकते हैं, फ्री मीन्स फ्रीडम, नॉट जस्ट प्राइस, ठीक है। यूजर कैन मॉडिफाई एंड शेयर इट, द सोर्स कोड इज ओपन अलाउइंग एनीवन टू इंस्पेक्ट एंड इम्प्रूव इट। कोई भी उसे ओपन कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है। और ये जो ओपन सोर्स होते हैं, हमने कहा कि टीम वर्क पे वर्क करता है, तो इसे हम कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट में भी कह सकते हैं, इस तरीके से प्रमोट करता है इसको भी। एग्जाम्पल में लिनक्स, लिब्रे ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूजर्स हैव फ्रीडम टू रन, मॉडिफाई एंड शेयर। ये हमेशा याद रखना कि फ्री सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, कौन कौन से फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ये हमें बताता है। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के 4 फ्रीडम से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के क्या
कोड होते हैं, क्राइटेरिया या हम कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। तो सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल होता है फॉर रिव्यू एंड कंट्रीब्यूशन, और वो क्या वर्क करता है, वो टीम वर्क या कोलेब्रेशन और इनोवेशन पे फोकस करता है। तो इस तरीके से जो फॉस बना है फ्री सॉफ्टवेयर प्लस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, ये वर्ड को कंबाइन करके इसको इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स सब दिया गया है। अब एडवांटेजेस देख ले तो नो कॉस्ट, मोस्टली ये फ्री टू डाउनलोड होते हैं और फ्री टू यूज होते हैं। जो इसकी सिक्योरिटी है वो ओपन कोड मीन्स फ्यूअर हिडन रिस्क के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं, यूजर्स कैन कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है, और उसमें यूजर आर नॉट फोर्स टू स्टिक विथ स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी पे स्टिक रहना जरूरी नहीं होता। और जो ये फॉस होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट पे वर्क करता है, बहुत सारे लोग इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, और इसके न्यू वर्जन्स रेडी होते हैं। फिर एग्जांपल ऑफ फॉस में हम देख रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर हम ओपन सोर्स के एग्जांपल देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो लाइनक्स आ जाता है, उसमें उबंटू और फेडोरा है। वेब ब्राउजर की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स जो कि फॉस में आ जाता है। ऑफिस सूट में लिब्रे ऑफिस आ जाता है। मल्टीमीडिया की बात करें तो वीएलसी मीडिया प्लेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है। और फोटो एडिटिंग या हम इमेज एडिटिंग भी कह रहे हैं इसे, जीआईएमपी हमने अभी एग्जांपल में देखा था। प्रोग्रामिंग की बात कर ले तो पाइथन, पीएचपी और माईएसक्यूएल को हम फ्रीली पा सकते हैं। और क्लाउड सर्विसेज में नेक्स्ट क्लाउड ये फॉस के एग्जांपल में सॉफ्टवेयर में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें एग्जांपल से याद रखना है। पाइथन तो इतना ज्यादा पॉपुलर है, हम देखते हैं उसके न्यूली वर्जन आपको महीने में कितनी बार उसके न्यू वर्जन हमें थोड़े थोड़े दिनों में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। अब इसमें कमर्शियल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा, सब डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस के कारण ये लैग कर गया है इसके कारण। ठीक है, और ये हमेशा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, कुछ कुछ टेक्निकल नॉलेज के कारण ये यूजर फ्रेंडली नहीं होते। कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज भी हम देखते हैं क्योंकि कुछ फॉर्मेट्स फाइल फॉर्मेट्स सपोर्ट नहीं किए जाते। फिर अब ये हमें क्यों मैटर करता है ये जान ले, तो जो ये फॉस है ये एम्पावर करता है यूजर को बाय कंट्रोल ओवर सॉफ्टवेयर इंस्टीड ऑफ द कंपनीज। ठीक है, ये इनोवेशन पे जोर देता है, कोलेब्रेशन पे जोर देता है, एक्सेसिबिलिटी पर जोर कर देता है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉस पर डेवलप कर रही है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा यूज करते हैं फॉस का टू डेवलप रिलायबल एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि हमारे लिए बहुत सी चीजें फ्री होती है और कोलेबरेट भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, इसके लिए कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है ओपन सोर्स लाइसेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज करते हैं लाइसेंस का, यानी टू सेट द रूल्स अबाउट हाउ अदर्स कैन यूज इट, शेयर इट, मॉडिफाई। तो वो कौन कौन से दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे परमिसिव लाइसेंस, यानी जिसमें हमें फ्रीडम ज्यादा मिलती है, यानी हम उसको यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शन के बाद ही हम उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है। अब फिर हम इस प्रोजेक्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं और हम इसे पेड प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं। और जो मॉडिफाइड वर्जन है वो ओपन सोर्स नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स हम देख ले। MIT लाइसेंस ये है जो कि यूज्ड होता है एज ए सॉफ्टवेयर और बहुत सारे वेब टूल में आता है जिसका नेम है रिएक्ट जेएस। ठीक है, फिर अपाचे लाइसेंस है जो कि यूज होता है एंड्रॉयड में और कुबरनेटिस में यूज होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि हमने एक ड्रॉ किया है सुपर हीरो को जो कि अलाउ करता है यूज इट, किसी भी कॉमिक बुक में हम उसको फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं और उसमें हम किसी भी प्रकार के क्रेडिट को चाहते हो अब ऐसा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। वहीं पर हम बात कर ले दूसरे टाइप के लाइसेंस की, दैट इज कॉपीलेफ्ट लाइसेंस। तो ये शेयरिंग रूल्स के लिए होता है,
जो कि है सबसे पहले ये भी यूज करने देता है पीपल को, यूज करो, मॉडिफाई करो, शेयर करो, ठीक है, बट विथ रूल्स। इसमें हमें रूल्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अगर हम शेयर करते हैं मॉडिफाइड वर्जन को, तो जो शेयर करते हैं वो भी ओपन सोर्स होना चाहिए, इसको हम प्राइवेट नहीं कह सकते, क्योंकि हमने परमिसिव में कहा था कि डज नॉट हैव टू बी ओपन सोर्स, वो जरूरी नहीं है कि वो ओपन सोर्स भी हो, ठीक है। और कॉपीराइट लाइसेंस में कि वो हमेशा ही फ्री रहेगा और ओपन रहेगा सभी के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो कि लाइनेक्स और VLC मीडिया प्लेयर में यूज होता है, और मोजिला पब्लिक लाइसेंस जो कि फायरफॉक्स ब्राउजर से यूज होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि हम शेयर कर रहे हैं रेसिपी बुक को, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, अगर उसमें समवन इम्प्रूव करता है और वो उसको शेयर कर सकता है विथ न्यू रेसिपी फॉर फ्री फॉर एवरीवन, वही रेसिपी में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके इम्प्रूव करके किसी ने शेयर कर सकता है, ठीक। इसको हम दोबारा से शॉर्ट में देख लेते हैं, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग रूल्स ऑन शेयरिंग देखें तो परमिसिव लाइसेंस क्या होता है, नो रिस्ट्रिक्शन कैन बी मेड प्राइवेट, ठीक है। जो कॉपी लेफ्ट लाइसेंस होता है वो ओपन, वो सोर्स होता है। फिर कमर्शियल यूज की बात कर ले तो जो कमर्शियल यूज जो होता है परमिसिव लाइसेंस का, वो होता है पेड सॉफ्टवेयर में यूज होता है, ठीक है। और जो कॉपीराइट लाइसेंस का जो कमर्शियल यूज है वो हमेशा यूज जो होता है वो रिमेन हमेशा ओपन सोर्स ही रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी में बात करें तो परमिसिव लाइसेंस मोर फ्लेक्सिबल रहता है, मोर फ्रीडम देता है, और जो कॉपी लेफ्ट होता है वो कम्युनिटी ड्रिवन होता है। एग्जांपल में हमने रेसिपी बुक का देखा था कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकता है। ये चैप्टर को बस मैं यहीं फिनिश करती हूँ, अभी के लिए ये चैप्टर इतना ही बस। थैंक यू।